यहाँ तक डाउट है? ओके था ना? हाँ जी। ये ठीक है। देखिए ऐसा होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपके पास दो बैलेंस होंगे, कौन कौन से? एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। अब ये कोई भी अकाउंट की बात है, पूरी लाइफ, कभी भी कोई भी अकाउंट बनाने को बोल दे, जैसे मैं बोलता हूँ फर्नीचर अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट, क्रेडिटर, डेटर, कोई भी अकाउंट बोलता हूँ, आपको एक नेचर के बारे में सोचना है कि इस अकाउंट का नेचर क्या है। 11th क्लास में एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है बेसिक्स में, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर है, +1 में आप सबने किया हुआ है। उसमें यही डिसाइड करते हैं हम डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। वो इतना बड़ा चैप्टर नहीं होता, हम उसको चैप्टर नहीं मानते, लेकिन ये डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेचर डेबिट है या क्रेडिट है। उसी चीज को जब आप 12th क्लास में लेके आते हो, आपको डायरेक्टली बोलते हैं मशीन अकाउंट बनाओ, जैसे अभी चैप्टर में आपके लिए अकाउंट्स बनेंगे। अभी ये फर्स्ट अकाउंट देखा आपने, सेकंड अकाउंट आएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, थर्ड आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फोर्थ आएगा डिवेंचर्स अकाउंट, फिफ्थ आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई भी अकाउंट आएगा। और उसका नए अकाउंट भी आपको बनाने के लिए वो बोलते हैं वहां पे, बट बोलेंगे नहीं, वर्क की नोट में रिक्वायर्ड होगा। आपको नेचर देखने की, नेचर क्या है उसकी, ये बताओ। कोई भी प्रोविजन का नेचर क्या होता है, ये बात आपको ट्राइबल चैप्टर सिखाता है +1 में। क्या नेचर है? क्रेडिट, ओके। कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन, उसका नेचर क्या होता है? तो इससे हमें समझ आता है कि ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कल टाइम ज्यादा बचा नहीं था लास्ट में, इसलिए इसको ज्यादा नहीं मैंने डिटेल में बताया आपको। तो से ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 40,000, ओपनिंग बैलेंस का डेट है 1 अप्रैल 21। जो भी साउंड आ रही है पीछे से आपको, उसको इग्नोर करते रहना, जस्ट फोकस ऑन दिस लेक्चर, तो डिस्टर्ब नहीं करेगी। जिसके बारे में हम सोचते हैं सिर्फ वही हमें समझ आता है, वही चलते दिमाग में। अभी देखिए जो ओपनिंग डेट है वो है ये, क्लोजिंग डेट है। जस्ट इसके बारे में सोचिए कि क्या करेंगे अब इसका। अगर 30,000 ओपनिंग डेट है तो हम क्या ज्यूम करते हैं? व्हाट यू ज्यूम, बताओ। हम अज्यूम करते हैं कि हमने इसे पे कर दिया इस साल, ये इस साल क्या हो गया? पेड। 30,000 पेड है, बिकॉज मुझे बताया नहीं गया कि कितना पेड है ऑब्वियसली, तो मैं अजम्पशन क्या लूंगा, कितना पेड है? 30,000। फिर ये जो 40,000 है, ये कहां से आ गया? अगर 30 में से मैंने 30 पे कर दिया और वो खत्म हो गया अकाउंट, तो ये 40 का बैलेंस कैसे आ गया? वो तो बैलेंस है ना, बैलेंस कैसे आया होगा? इट मीन आपने इस साल एक न्यू प्रोविजन बनाई होगी, और जो न्यू प्रोविजन बनती है वो हमेशा किसमें से बनती है? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां से बनती है। इसको बोलते हैं प्रोवाइडेड, कि हमने न्यू प्रोविजन बनाई है, या हम शॉर्ट में बोल देते हैं मेड, कि प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड या प्रोवाइडेड, तभी वो वहां पे बैलेंस आया होगा। अल्टीमेटली सीन क्या रहा होगा? सीन ये रहा होगा वैसे, एक्चुअली ये अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस आपने वो पे कर दिया, कब पे किया? अगर डेट भी चेक करें हम इसकी, सपोज ये तो डेट है 1 अप्रैल, यहाँ डेट कॉलम का स्पेस नहीं है। सपोज मैंने जुलाई में पे कर दिया, 31 जुलाई 21 को क्लियर हो गया कि टैक्स उतना ही पे करना है जितना हमारा सीए कैलकुलेट कर रहा था, ना ज्यादा ना कम, तो बस पे हो गया। पे करते ही अकाउंट खत्म हो गया, ये अकाउंट ओवर। लेकिन ईयर के एंड पे आकर हमने क्या किया, इसमें एक प्रॉफिट और शिफ्ट कर दिया, किस डेट को? 31 मार्च 22 को एक प्रॉफिट और शिफ्ट कर दिया, जो हमारा करंट ईयर का टैक्स है। क्या है वो? करंट ईयर का टैक्स। और वो अभी हम पे करेंगे, कब करेंगे पे बोलो? नेक्स्ट ईयर करेंगे पे। ठीक है, ये डेट को लो मैंने यहाँ नहीं बनाया तो यहाँ दिखा दिया।
डेट कॉलम बनाने की नीड नहीं, क्योंकि वर्किंग नोट है ये, अगर प्रॉपर डेट कॉलम बनता। तो ये 40,000 अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। इस तरह से ये 30 भी यहां से आया है, ये 30 लास्ट ईयर का क्या था, क्लोजिंग टू बैलेंस कैरी डाउन, और करंट ईयर का ओपनिंग। ऐसे ही ये करंट ईयर का क्लोजिंग, और ये अब ये 40,000 करंट ईयर का ओपनिंग, ऐसे। बस अब इसको अगले साल पे कर देंगे। लेकिन इसमें मैंने आपको ये कहा था कि होता क्या है, आपको एग्जामिनर कुछ बताता है एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे। वो बोलता है टैक्स पेड ₹38,000, ऐसे। तो अब हम क्या मानेंगे कि जो हम सोच रहे थे वो वो सही नहीं था, वो एक अंडर एस्टिमेट था, सीए ने ऐसे ही कैलकुलेट किया। बट एक्चुअल नॉर्म्स के हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया, विद टैक्स होता है, टैक्स में कुछ इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है, लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो अल्टीमेट कितना बना वो 38। अब ये 38 हो गया, लेकिन यहां तो क्लोजिंग बैलेंस 40 ही है। इसका मीनिंग 8,000 रुपीज की तो लास्ट ईयर की डेफिशिएंसी थी, वो मुझे मांगनी थी, किससे मांगनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस से। क्योंकि हर प्रोविजन, हर रिजर्व का एक ही सोर्स है, पेरेंट अकाउंट एक ही है, तो क्या है, स्टेट ऑफ प्रॉफिट। जैसे आपको हर चीज आपके पेरेंट्स दिला रहे हैं, तो कोई एक सोर्स होगा, चाहे वो फिर स्कूल बैग हो, या वो ट्यूशन फीस हो, या बुक्स हो, या मोबाइल हो। ऐसे ही हमारे हर रिजर्व प्रोविजन का सोर्स है प्रॉफिट एंड लॉस। हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस से पैसे कम मांगे थे, अब ज्यादा मांग लो, हिसाब रखो, 8,000 पिछले साल के लिए मांग लो, और 40,000 करंट ईयर के लिए। तो कितना हो जाएगा वो, यहां कितना हो जाएगा 48,000, इस तरह से। तो ये आपके दो अब आंसर्स हो गए। अब हमारे लिए ये दो आंसर नहीं है। आपने अब खुद ये देखा कि टैक्स पेड है 38, और न्यू प्रोविजन मेड है 48,000। अब आपके लिए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। ये दो चीजें मेन होती है। अब इनको यूज कहाँ करना है, मैं ये सिखा रहा था आपको लास्ट क्लास में। जब हम यहां पे होते हैं, तो यहां जब हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमें कौन सा चाहिए यहाँ पर, मेड। मतलब ये कोई क्रैमिंग नहीं है, आपने इस साल के प्रॉफिट में से जो जो भी चीजें माइनस की हैं, अगर आप इतने से बात समझ गए, ये सब कुछ आपके लिए लॉजिकल हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हमने पीएल में से माइनस किया है, वो सारा हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब इस साल दो चीजें हुई हैं इस साल, एक हमने टैक्स पे किया है 38, इस साल वो भी इस साल किया है, और एक हमने टैक्स प्रोवाइड किया है 48। उसमें से करंट ईयर के प्रॉफिट से कौन सा लिंक है, ये 48 जो करंट ईयर का है। ये 38,000 जो है, ये पिछले साल के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस हो चुका। आपने सिर्फ क्या किया है, देखो 31 मार्च को आप पेरेंट्स से फीस ले लो, और लेकर आप 10 अप्रैल को मुझे पे कर दो। पेमेंट आपने अब की है, एक्सपेंस किस साल का है, लास्ट ईयर का, क्योंकि आपने मार्च में ही मांग लिए थे पैसे। इसलिए जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होती है ना, वो हम हर साल के एंड पे प्रॉफिट में से बना चुके होते हैं, पे अगले साल करते हैं। तो इसलिए जो 38,000 जो हमने पे किया है, वो पिछले साल का टैक्स है, उसका हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है। करंट ईयर के प्रॉफिट में कौन सा शो होगा, करंट ईयर का टैक्स, जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका। बट हमने 40 की जगह पे 48 मानना है, क्योंकि वो हमारी बैलेंस की फिगर आ रही है अकाउंट में से। और मैंने आपको ये कहा था लास्ट में कि अगर ये गिवन है तो ये आपको कैलकुलेट करना है, अगर ये गिवन है तो ये आपको कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज 48,000 मैं दे रहा हूं आपको, ये गिवन है, तो कैसे लिखा होगा, टैक्स प्रोवाइडेड, बस ये लिखा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या टैक्स प्रोवाइडेड 48। पेड नहीं बताएंगे,
आपके अकाउंट में बैलेंस रिव्यू क्या आएगी? पेड। अब इसका यूज कहाँ है पेड का? इसका यूज कैश फ्लो में बिल्कुल एंड पे है, इसलिए वो बात अभी कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट पे किया है। ये हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी थी। जैसे +1 की फीस आपकी अभी भी पेंडिंग चल रही है, बस वो पे कर दोगे आप जब भी करोगे, वो आपकी एक लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो आपका +2 का एक्सपेंस नहीं हो। ये चीज है क्लियर? तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट क्या है? आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के दो बैलेंस दिए होंगे। ओपनिंग को क्या मानेंगे बोलो? ओपनिंग को क्या मानेंगे? और हमने पे कर दिया, वो पेड है, उसका कोई और रोल नहीं है, और पेड हमें चाहिए। दूसरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर निकाला गया है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस किया गया, वो हमें द्वारा ऐड करके ऊपर पहुंचना है। ऊपर का सीन याद है ना, कहाँ पहुंचना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। इसे मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की थी बात। क्लियर? यही टॉपिक टेक्निकल लगता है स्टूडेंट्स को, पर उसका अगर रीजन साथ में नोट करोगे कि हमने वो चीजें जो पहले माइनस की थी वो क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, फर्स्ट टू में बेटा उनको। क्लियर? चलिए आगे। अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट ओपन करें, आपकी बुक्स में फॉर्मेट है। मैंने कल जो स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है उनको मैंने शेयर कर दी थी पिक। वहां से क्लियर? पेज नंबर है 5.58। अंशुल मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी पिक ना कल, फॉर्मेट की। यस सर, यस सर। इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। कल आपको बताया था मैंने, डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, किसी भी क्लास में आपके सिलेबस में नहीं होगा, इनडायरेक्ट मेथड चलेगा। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज बोलते हैं इसको, बिकॉज IFRS के हिसाब से ये रिवाइज हुआ था, इसका फॉर्मेट चेंज हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ये रिवाइज हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली जो नया फॉर्मेट है वो आपके सामने है। ओल्ड फॉर्मेट डिफरेंट होता था, वो हॉरिजॉन्टल होता था, अभी ये क्या है, वर्टिकल है। बहुत साल पहले की बात है वो तो। पर्टिकुलर्स जहां पे हम वो सब एक्टिविटीज लिखेंगे, टेल्स अमाउंट, एक कॉलम डिटेल का बनेगा। ये इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी प्लस माइनस की, कि हम प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं। आपका फर्स्ट हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें जो पहला पार्ट है बिल्कुल सी के नीचे से स्टार्ट करना है आपने, सीक्वेंस वाइज यहाँ लिखना है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये परफॉर्मा है, इसलिए आपको ऐसे ही बनाना है, चेंज नहीं कर सकते आप इसमें। बेटा शीट अंदर अपने अंदर इसको ले लो, बाहर मत रखो शीट से। अब देखिए ए क्या है, जो आपने कल कैलकुलेट किया था, कल तक मैंने आपको जहां तक लेक्चर करवाया था, क्या था वो लाइन बताओ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसे करना आपको हमेशा। टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एज पर वर्किंग नोट 1 WN1, ये ऑलरेडी जो हम बना चुके हैं, वहां से एक अमाउंट आएगी, उसमें 5 आइटम से याद है ना, प्रपोज डिविडेंड, इंटरनल डिविडेंड, ट्रांसफर टू टैक्सेशन, सॉरी ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इफ डेबिटेड एनीथिंग इन पीएल अकाउंट। वो कभी मिलेगी भी नहीं आपको, वैसे वो तो थ्योरी में लिखी हुई है, एक क्वेश्चन आएगा उसमें, बस ज्यादा नहीं। मेन 4 ही रहेंगे आपकी, 2 डिविडेंड, एक रिजर्व, एक टैक्स, वैसे याद हो जाती है। वो अमाउंट आप यहाँ लिख लोगे कि जो आपका आंसर था, से हमारा वहां से आंसर आ गया, जैसे कल आ गया था 3,45,000, वो हमने यहाँ लिख लिया। तो कल का लेक्चर अब जाके ओवर हुआ है, यहाँ तक पहुंच गया। क्लियर? अब यहाँ पे बी आइटम आती है, ऐड आइटम्स टू बी एडेड। अब और कौन सी आइटम्स है जो अभी ऐड करनी रह गई थी, वो हम आज अभी ऐड करेंगे, ठीक है। फिर माइनस वाले आइटम बाद में जाते हैं, इसको लिख लिया आपने, फिर ऊपर चलते हैं। कल का जो स्टार्टिंग का लेक्चर था वो आपके लिए बेस रहेगा ऑल ओवर चैप्टर में। आपको याद है हमने जब ये बनाया था तो ये सब हम जो पहले माइनस कर चुके थे, अब हम एक एक करके ये सब ऐड करते गए, तो अल्टीमेटली यहीं पहुंच गए वापस। जो भी अमाउंट आएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो नेट प्रॉफिट कहाँ से आया है? वो नेट प्रॉफिट यहाँ से आया है, वो नेट प्रॉफिट यहाँ से आया है। अब जब हमने ये नेट प्रॉफिट निकाला था, याद है क्या क्या लिया था हमने? हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी ली थी, उस कारण से भी मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। जैसे मुझे लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, या इंटरेस्ट पे किया मैंने बैंक लोन पे, डिवेंचर्स पे, उस कारण से मैं कितनी चीजें ऐसी होंगी जिस कारण से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। एक्चुअली मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, एक्चुअली मेरे बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन वो इसलिए कम शो हो रहा है क्योंकि मैंने उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो यहाँ बेटा बस वही ऐड करने वाले हैं, एक और आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगी जो नॉन कैश है, क्योंकि कुछ आइटम्स ऑपरेटिंग तो होती हैं बट नॉन कैश होती हैं। फॉर एग्जांपल, फास्ट एग्जांपल होती है हमारे पास, क्या हो, नॉन कैश बट ऑपरेटिंग। गुड, क्या बोल रहे हो दिवांशु? यस, डेप्रिसिएशन, जिसे तुम प्लस वन में फर्स्ट टाइम समझते हो। डेप्रिसिएशन का एक अलग से चैप्टर आता है आपको प्लस वन में। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर क्लास में रहेगा। क्या है डेप्रिसिएशन? हम ये दिखाते हैं कि हमने फिक्स एसेट को यूज किया, यूज करने से उनकी वैल्यू कम हो, क्या किसी को पे भी करते हो? पे तो नहीं करते। इसलिए डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए हम एसेट को यूज करते हैं, बट हम किसी को पे नहीं करते। डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं किया जाता, इसलिए ये नॉन कैश आइटम है। अब हमें दो आइटम्स को उठाना है पीएल की, एक नॉन ऑपरेटिंग और दूसरी नॉन कैश, क्योंकि हमारा आंसर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आना चाहिए, बट जो कैश में हुआ है, कैश हमेशा ज्यादा होता है प्रॉफिट। अगर तुम नेट प्रॉफिट की बात करोगे वो कम होता है, और कैश प्रॉफिट हमेशा
ज्यादा होता है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन जैसी बड़ी फिगर माइनस कर चुके हैं। मान लो मैंने आपको बोला मुझे लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है 5 लाख बिफोर डेप्रिसिएशन। किसको होना चाहिए? बेटा किसको होनी? मदर को बोला रखते हैं। तो को बोल दो कि साइलेंट कर देगा। ठीक है, बोलो साइलेंट कर लीजिए, साइलेंट करके आगे रखो, वही रख लो अपने पास। फोन साइलेंट करके रखना चाहिए आपको ऑलवेज। सो कहाँ पे थे? यहाँ है। अगर आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट 5 लाख है बेटा, तो आप देखोगे कैश प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझे लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 5 लाख, 1 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, इसका मीनिंग डेप्रिसिएशन माइनस ना करता अगर मैं, तो मेरी पॉकेट में कितना कैश था? अभी भी 6 ही है। डेप्रिसिएशन सिर्फ एक नाम, एक दिखाने की चीज है कि डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, प्रॉफिट कम हो गया, और टैक्स हमने कम दे दिया। वो गवर्नमेंट से टैक्स बचाने का तरीका है, एक ऑफिशियल वे है, जो गवर्नमेंट कहती है तुम अपना डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, फिर जो बची इनकम है उस पर टैक्स दे दो। क्योंकि तुम जब मशीन लेके आते हो, मान लो आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, उस दिन वो पीएल में शो नहीं होती, उस दिन वो क्या बन जाती है? तुम्हारी एसेट। फिर हम उसे 10 साल में स्लोली स्लोली उसके ऊपर क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और उसे पीएल में लेके आते हैं। उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट होना। हर एसेट एग्जॉस्ट होगी, बट स्लोली स्लोली होगी। अगर आप 10 लाख रुपए का रेंट पे गए तो वो तो सेम ईयर में शो हो जाएगा पीएल में, बट मशीन यूज 10 साल में होनी है, तो 10 साल में ही पीएल में आएगी। पीएल में हर चीज आनी है, इसलिए डेप्रिसिएशन हम हर साल दिखाते हैं, लेकिन हम किसी को पे नहीं करते हर साल। इसलिए कैश फ्लो के अंदर डेप्रिसिएशन भी ऐड किया गया है। हर एक छोटे छोटे पॉइंट को भी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, वो अपने आप ही समझ आएगा, याद भी हो जाएगा। तो हमें डेप्रिसिएशन भी क्या करना है? ऐड करना है। तो आइटम्स टू बी एडेड में क्या क्या आइटम्स आएंगी? फॉर्मेट आपके पास है सामने, बट फिर भी हम लिखेंगे एक बार। कौन कौन सी आइटम्स ऐड होंगी? नंबर 1, डेप्रिसिएशन। और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना इस साल हमने पीएल में शो किया था। दिया भी हो सकता है, या हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, अगर आपने कोई इनटेंजिबल एसेट्स को, इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, कॉपीराइट्स, ये सब चीजें जो हम राइट ऑफ करते हैं हर साल, उसका जो रिटर्न ऑफ वाला पार्ट है वो हम ऐड करेंगे। उसको हमेशा बोलते हैं, याद है क्या बोलते हैं? एमोटाइज पार्ट। क्योंकि टेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लग रहा है बेटा? टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे। और एमोटाइजेशन किसके ऊपर होती है? इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर होती है। होती दोनों फिक्स एसेट्स ही है। टेंजिबल पे लगा डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल पे लगा अमोर्टाइजेशन। रिटर्न ऑफ आम लैंग्वेज में बोल देते हैं, लोकल लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं कि हमने जितना राइट ऑफ किया। थर्ड, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट किस पे करते हैं हम? बोरिंग्स पे। जो पैसा हम बोरो करते हैं, चाहे वो कोई भी तरह की बोरिंग्स हो, ये चाहे वो बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हो हमने, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बैंक से लोन लेते हैं, सीसी लोन बोलते हैं उसको, कैश क्रेडिट लोन, जो एसेट्स को गिरवी रख के प्लेस करके मिलता है बैंक से। आप अपने घर को प्लेस कर दो, घर की वैल्यू के हिसाब से आपको एक लिमिट सैंक्शन हो जाएगी, फिर आप वो पैसा बैंक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी लिमिट, और फिर डिबेंचर्स तो है ही इसका पार्ट। डिबेंचर्स इशू कर सकते हो आप। कंपनीज मोस्टली क्या इशू करती हैं? डिबेंचर्स। बैंक से लोन लेने से बेटर समझती हैं वो। फिर चाहे वो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे हो या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे हो, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, बस मेरे दिमाग में बस इंटरेस्ट वर्ड है। अगर कोई डेप्रिसिएशन है, कोई रिटर्न ऑफ पार्ट है, अब देखो ये दो चीजें बेटा ऑपरेटिंग तो है, और ये दोनों चीजें हमारे बिजनेस के लिए क्या है? नॉन कैश है। नॉन कैश है। आपको सिर्फ एक बार समझना है अच्छे से, फिर हर क्वेश्चन में यूज करना है, इतना बोरिंग हो जाएगा आपके लिए आगे आके, क्योंकि बहुत ईजी हो जाएगा। बस हर बार मैं क्या लिख रहा हूँ? डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ, समझाने को कुछ है ही नहीं मेरे पास। अभी है बस कि डेप्रिसिएशन क्या है और क्यों ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे बिजनेस की एक नॉन कैश आइटम है। अगर हम गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, वो बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग तो है,
क्योंकि बिजनेस में ही वो यूज हो रही है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, लेकिन उससे कुछ कैश नहीं जा रहा बाहर, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन कैश आइटम। देन थर्ड, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, ये हमारे बिजनेस का कैशेबल आइटम है, बट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। तो आपको इन दोनों में से कोई भी नेचर मिल जाती है, चाहे वो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, आप इसको उठा लेना है। कौन सी आइटम छोड़नी है, जो ऑपरेटिंग है, जैसे सैलरी, रेंट, इनको मैं कभी टच नहीं करूंगा, ये दिए भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे हमारे कौन से एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग। हमें ऐड बैक कौन से करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग, ताकि हम कहाँ पहुंच जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। एक बार लास्ट में फिर सीन क्लियर कर दूंगा आपको, स्टार्टिंग वाला कल वाला। और क्या आइटम्स मिल रही है हमें, फिर राइटिंग वाला पार्ट, चाहे अंडर राइटिंग कमीशन हो, शेयर इशू एक्सपेंस हो, वो सब इसी के अंदर आ गया। एक वर्ड लिखा रिटर्न ऑफ। अमोर्टाइजेशन तो एक तरह का डेप्रिसिएशन है ना। एक होता है कि हम वही, याद है ना, जो जो जैसे सुजल बात कर रहा था कि हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो लिख लो उसका हेडिंग एक, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स भी राइट ऑफ करते हैं हर साल। वो हमारे लिए कौन सी कॉस्ट होती है, फाइनेंस कॉस्ट, बट वो कहते हैं तो ये नॉन ऑपरेटिंग। ऐसे ही हम अंडर राइटिंग कमीशन भी राइट ऑफ करते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन ये भी करते हैं। ये फॉर्मेट आपके सामने है, उसमें सब लिखा हुआ है। और आइटम्स क्या आ सकती हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ एनीथिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, या कौन सी एसेट, इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट। अब एक और आइटम यहाँ पे लिखे इन्होंने, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको पेंडिंग छोड़ दो। इसके दो ट्रीटमेंट्स हैं, वो इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, इसको पेंडिंग छोड़ देते हैं। बस ये आइटम जो माइनस होती हैं, सॉरी ऐड होती हैं। क्यों ऐड हो रही हैं, क्योंकि पहले हमने माइनस किए हैं, किस नाम से माइनस किए हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। डेप्रिसिएशन इसका पार्ट नहीं था, वो नॉन कैश होने के कारण आ गया। गुडविल रिटर्न ऑफ इसका पार्ट नहीं था, वो अलग से आ गया। अब कुछ आइटम्स माइनस भी करनी है, वो सी में आ जाओ। सी जैसे ऐड था वैसे लेस हो जाएगा, लेस आइटम्स टू बी डिडक्टेड, जिन आइटम्स को हमें माइनस करना है। अंडरलाइन कुछ नहीं करना फॉर्मेट के अंदर, विदाउट अंडरलाइन चलेगा ये। अब ऐसा क्या क्या है जिसको हम मानते हैं नॉन ऑपरेटिंग गेन। अगर हम ऊपर आगे देखें, कल वाली बात आपको धीरे धीरे समझ आएगी, अल्टीमेट आ जाएगी समझ। ये देखिए पीएल अकाउंट के अंदर ये देखिए बेटा, यहाँ पर हमने जो बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर एक चीज ऐड करते हैं, वो है कौन सी इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। उसको ऐड करने के कारण हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है, हमें उसको माइनस करना है, हटाना है, वहां से रिमूव करना है, सो दैट हमारा क्या निकल के सामने आ जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर जैसे अब ये चीजें माइनस करोगे, आपका फाइनल आंसर होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हटाओ इनको भी। रेशियो चैप्टर में ये सिखाते थे हम आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को इग्नोर करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं, ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कौन कौन सी आइटम्स है वो जो हमें नॉन ऑपरेटिंग मिलती है। अब हम इसका एक क्लेम लाते हैं, तीन तो लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटरेस्ट कोमा रेंट, इंटरेस्ट कोमा रेंट एंड डिविडेंड। ये तीनों चीजें बेटा हमारे लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, लेकिन क्या है,
इन्वेस्टमेंट इनकम्स, जब आप कोई पैसा इन्वेस्ट करोगे तभी मिलेंगे आपको। अगर आपको रेंट कमाना है तो बिल्डिंग में इन्वेस्ट करो, आपको बिना कुछ किए रेंट आता रहेगा। आप किसी कंपनी के डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं भी, बैंक में एफडी, कहीं भी इन्वेस्ट करो, वहां से क्या आएगा? इंटरेस्ट। या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, वहां से क्या आएगा? डिविडेंड। क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो नॉन ट्रेडिंग होती हैं, याद है ना? ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कौन सी होती हैं? नॉन ट्रेडिंग। इनका पर्पज एक ही है, इनको इन्वेस्ट करके रख दो और इनसे क्या आएगी? रिटर्न आएगी। वो रिटर्न तीन तरह की है, पूरे वर्ल्ड में यही बोलते हैं ऐसा, रेंटल इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट इनकम। ये तीन इनकम्स हैं जो हमें मिलती हैं अगर हम क्या करते हैं? कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, वही सेम प्रॉफिट भी हो सकते हैं हमें, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ, ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या वही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ज्यादातर दो ही आइटम्स होते हैं इसके अंदर। अगेन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आता है, लेकिन हम उसको यहाँ लेंगे नहीं। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को करंट लायबिलिटी मान लेंगे, करंट लायबिलिटी मान के यूज करेंगे। ओके, जब आप ये सब कर लोगे, अब हमने क्या किया? ये सब प्लस किया, ये सब आइटम्स प्लस की, किसके अंदर? 3,45,000 में। तो इसका एक आंसर आएगा, मान लो से इसका आंसर आ गया 1,20,000। ये ऐड हो गया। फिर कुछ आइटम्स माइनस होंगी, जैसे ये आइटम्स हैं, एक दो, ये आ गया 30,000। अब ये जो लेस है ना, लेस को ब्रैकेट में शो कर देते होते हैं, सो दैट सामने लोग समझ आ जाए कि अब तुम लेस कर रहे हो। जो लेस है वो किसके अंदर है? ब्रैकेट के अंदर है। तो 345 में 120 क्या होगी? प्लस होगी, और 30,000 क्या होगी? माइनस होगी। तो कितना आंसर आएगा? करो, 345 प्लस 120 माइनस 30, तो 90 ऐड कर दिया, 435 आ गया ना? इट मीन्स आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया था? 4,35,000। इसे क्या नेम देंगे हम? जो ये आया है, क्या आया हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन हमारे बिजनेस में कुछ और आइटम्स हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस में यूज होती हैं, जिनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स एंड करंट एबिलिटी। अभी उनको भी यूज करने हमें, तो हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दो लेक्चर्स डेडिकेट होते हैं इंट्रो के ऊपर, आज वो हो जाएंगे, तो कल से हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे स्टार्ट इसके। तभी बैच को रेगुलर किया मैंने, अभी जल्दी से हो जाएगा। देख लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। देख लिया सबने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस आती है।
लेकिन यहाँ तक के चैप्टर को पहले समझना पड़ेगा हमने क्या किया, नहीं तो ऐसा होता रहेगा कि एक फॉर्मेट सा बन रहा है और याद हो रहा है, वो हमें फील नहीं लेके आना। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ अभी तक। देखिए यहाँ हमने बिजनेस के नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया, उसमें जितनी भी टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व्स, फिर जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब चीजें जो अलग अलग टाइम पे माइनस हुई थी कभी ना कभी, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि बेटा 100 माइनस 20 माइनस 10 इक्वल 70, तो क्या करोगे, 70 से जब स्टार्ट करोगे तो वो जो पहले माइनस हुआ है वो क्या कर दोगे, मुझे लेकिन आंसर क्या चाहिए, 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये आपका, और प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या दिए, नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हेडिंग है ना, वो जस्ट एक जर्नी है नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाने की, बस। इसलिए हमने अभी तक यही किया सिर्फ। एक तो स्पीकर और ले आते हैं अगर, अभी हम कम पढ़ रहे हैं। कम पड़ जाएंगे डिस्टर्ब करने के लिए किसी को, इतने स्पीकर्स नहीं, वो पैरा नहीं होता, मुझे तो फील नहीं हो। चल इसको तो ओवर कर लेते हैं, जो चल रहा है। अब इस नेट प्रॉफिट में टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इन सबको ऐड कर दिया, और लास्ट में हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दिया। बाय चांस फाइनल एग्जाम के डे अगर स्कूल के पीछे चल रहा हो, क्योंकि हमारे इंडिया में इन सब चीज़ों के लिए हम रोक नहीं सकते किसी को, डरने शुरू हो जाएंगे। है ये गलत, चाहे वो मंदिर का कीर्तन हो या किसी और का, इसको डिस्कस करना। नेट प्रॉफिट में हमने ये सब ऐड किया और ये चीजें क्या की, माइनस की। करने के बाद हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, यहां तक पहुंचने तक हमने सिर्फ एक बात पे फोकस किया बेटा, वो क्या, कि जो चीज, अब इस बात को सुनो ध्यान से, कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या चल रहा है। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हमने जिन जिन चीजों को प्रॉफिट में से माइनस किया था उनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जो चीजें प्रॉफिट में प्लस हुई थी क्या कर दी, माइनस कर दी। यहां से हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गए। यहां से चैप्टर चेंज हो जाता है, यहां से चेंज हो जाते हैं। हमारा जो टारगेट था वो मिल गया। जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है ना तो एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि ये चाहिए नहीं था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टारगेट था ही नहीं, टारगेट है इससे कैश कितना आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कैश में तो आया, पर कैश इसके अलावा और भी तो आया होगा, करंट एसेट से, करंट एसेट्स पे गया भी होगा, करंट लायबिलिटी से आया भी होगा, उन पे गया भी होगा। तो कहते हैं ये अभी इनकम्प्लीट आंसर है। अब इसके बाद आपको अपने दिमाग को चेंज करना है। अभी मैं बोल रहा था प्रॉफिट के ऊपर सोचो ध्यान से, अभी आपको दिमाग को कमांड देनी है, प्रॉफिट तो आ चुका, कैश के ऊपर सोचो, कैश के ऊपर किस किस आइटम से कैश आया होगा वो प्लस करो, जिस आइटम से कैश गया होगा वो माइनस करो। लेकिन जो बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है वही उसी के ऊपर सोचना हमें। तो मेरे पास दो आइटम्स हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस ही होती हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसमें नॉन ऑपरेटिंग कुछ होता ही नहीं। इसलिए जब हम यहां आगे हैं, जब हम यहां पहुंच गए हैं, तो बेटा ध्यान से देखो, ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हमें सिर्फ दो लाइनें और ऐड करनी है, फिर उसके बाद हम क्लास बंद कर सकते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऐड और लेस। ऐड क्या करना है हमें, ये देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स
इंक्रीज भी होती हैं और डिक्रीज भी होती हैं। कौन कौन सी करंट एसेट्स हैं आप सबको पता है बहुत अच्छे से, है ना। बैलेंस शीट चैप्टर, रेशियो चैप्टर कर लिया, है ना। उसके अंदर 6 आइटम्स होती हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ये 6 आइटम्स होती हैं। अगर वो इंक्रीज हो रही हैं, आप उन्हें परचेज कर रहे हो कि सेल कर रहे हो? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। परचेज करने से थोड़ी आता है पैसा। आप मोबाइल परचेज करो, पैसा जाएगा ना, आएगा कैसे? जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज होती हैं, इट मींस हम उन पे पैसा खर्च करते हैं। करंट एसेट्स अलग अलग तरह के, जैसे स्टॉक परचेज करना पड़ता है, डेटर्स परचेज नहीं होते, बट बात हुई डेटर्स को कुछ देना पड़ता है, सर्विस, कोई सर्विस या कोई स्टॉक, एक मॉनेटरी वैल्यू की आइटम उन्हें देनी पड़ती है। एक तरह से हम उनको खरीद ही तो रहे हैं, कुछ पे करके, कुछ देकर। तो हम डेटर्स को क्या देते हैं? गुड्स। तो डेटर्स में इंक्रीज हो या स्टॉक में इंक्रीज हो या हम कोई लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हैं किसी को, हर बार आप देखोगे बेटा एग्जाम्पल नहीं होगी, पर पॉइंट वही होगा, पैसा जा रहा है जब करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है। जब करंट एसेट्स डिक्रीज होती हैं, पैसा आता है। जैसे आप स्टॉक सेल कर रहे हो पैसा आता है। डेटर कम हो रहे हैं, पैसा आ रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस को समझेंगे हम। जैसे वही सेम बात, 2022 2021, अगर यहां पर लिखा है डेटर्स 30,000 25,000, तो बताओ डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं? बेटा इसको सर्कल लगाओ दिमाग में, इंक्रीज हो रहे हैं। 25 से क्या हो गए? 30 हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स मेरी कुछ वैल्यू आउटफ्लो हुई है, कुछ पैसा या पैसे के बराबर। अब पैसा थोड़ी देखेंगे हम, मैं स्टूडेंट्स को कैश देता हूँ, स्टूडेंट्स मुझे कैश देते हैं, ये तो नहीं होगा। हम स्टूडेंट्स को कैश के बराबर कोई वैल्यू देते हैं, कोई सर्विस या कुछ भी, तो उसके बदले में वो कैश देते हैं। अभी मेरे से आउटफ्लो हो रहा है, मैं अभी अगर आपको टीच कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है? आउटफ्लो। मेरा आपके ऊपर खर्च हो रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो रहा हो, मेरे से आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है। फिर आप मुझे पैसा दोगे, फिर क्या होगा? ओपनिंग डेटर्स होंगे 30, ओपनिंग डेट 30 होंगे और क्लोजिंग कितने होंगे? 25। इसका मीनिंग क्या है? डेटर्स कम हो रहे हैं, डेटर्स से पैसा आ रहा है। डिफरेंस दो वैल्यूज के बीच में। पूरे साल में अगर मैं बोलूं 25 उसका मीनिंग लास्ट ईयर भी 25 थे, इस साल हमने गुड्स बेची पैसा आया, बेची पैसा आया, एंड में वही पहुंच गए 25। इस साल ना इंक्रीज आई ना डिक्रीज आई। लेकिन अगर 25 से 30 है तो इंक्रीज है, 30 से 25 है तो डिक्रीज है। या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो करंट एसेट्स के बढ़ने का मीनिंग, हम उनको परचेज कर रहे हैं, पैसा हमारे पास क्या है? जा रहा है, पैसा हमारे से जा रहा है। और अगर हम सेल कर रहे हैं उनको तो पैसा आ रहा है। तो मैं अगर ऐड करूंगा तो क्या लिखूंगा? इंक्रीज इन, हो गया, डन। और कुछ? ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सॉरी डिक्रीज लिखना था, डिक्रीज इन, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। और लेस क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, करंट लायबिलिटीज का। और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज है बेटा। अब करंट लायबिलिटीज का बढ़ना या कम होना क्या अपन से दोगे? करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, या कोई और टाइप की होगी जहां से हमें पैसा मिलता है या हमको देते हैं। करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? उनसे पैसा आता है जाता है? आता है, तभी तो लायबिलिटी बनता है। देंगे तो एसेट बनेगा हमारी। तो मैं बैंक से एक लोन लेता हूँ, आज रहा हूँ, अब तो लास्ट लाइन है, ओके हाँ हाँ, तो देखे मैंने।
अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इट मीन उनसे पैसा आ रहा है, तो मेरे लिए क्या है, इनफ्लो। अगर करंट लायबिलिटीज को मैं पे कर रहा हूं, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, उन पे पैसा जा रहा है। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, आप अल्टीमेट 25,000 के क्रेडिटर से किस पे पहुंच रहे हो, 30 पे। 5,000 की गुड्स और आ रही हैं, इसका मतलब आप उनसे गुड्स खरीद रहे हो, और गुड्स आपके लिए कैश या कैश के इक्विवेलेंट है, और गुड्स एक ही बात है। जैसे आप मुझे फीस दो या फीस की जगह पे बुक्स ले आओ, एक ही बात है। मैं बुक्स बेच के उसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा, कैश में। अगर बिजनेस को स्टॉक भी मिल जाए तो बिजनेस स्टॉक बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर लेगा। इसलिए क्रेडिटर से गुड्स आने का मीनिंग है उनसे कैश आ रहा है, कुछ आ रहा है उनसे, तभी तुम्हारे ऊपर क्या बन रहा है, वो लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज का बढ़ना हमारे लिए लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटीज का कम होना आपकी रीपेमेंट है। आपने जो लायबिलिटीज ली थी उनको पे बैक भी तो करना है, अब उनको वापस कर रहे हो। तो पहले क्रेडिटर से गुड्स ली 30,000 की, बाद में उसको क्या दे दिए, पैसे। और ये कब होता है, जब हमारे पास अपने पैसे नहीं होते बेटा। अगर मेरे पास अपना कैश होना तो मैं कभी भी करंट लायबिलिटीज को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करने दूंगा, मैं सीधा शॉप पे जाऊंगा, गुड्स खरीदूंगा, पैसा दूंगा, ले आऊंगा। लेकिन बिजनेस का सर्कल क्या होता है कि हमने मान लो 50 लाख की गुड्स खरीदनी है, तो हमारे पास पैसे नहीं होते, हम क्रेडिट करते हैं, फिर 50 लाख की गुड्स को 60 लाख में बेच देते हैं, 10 लाख का प्रॉफिट पॉकेट में, और 50 लाख क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं। तो सर्कल घूमता है बिजनेस का ऐसे। पहले करंट लायबिलिटी से पैसा आता है, फिर हम आजो आजो हाँ तो है बेटा, एक संजीव सर से को बोल दो कंफर्म कर लेंगे, फिर हम पैसा वापस करते हैं। तो करंट लायबिलिटीज के बढ़ने का मीनिंग है इनफ्लो, और कम होने का मीनिंग है आउटफ्लो। इसलिए हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए, ऐड में क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और लेस में क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। जब आप ये इंक्रीज डिक्रीज भी प्लस माइनस कर दोगे, ये आपके 3 से 4 लाइंस बन जाएंगी। वो लिखेंगे अलग अलग, जैसे इंक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, ऐसे लिखेंगे हर आइटम को इंडिविजुअली अलग अलग। अगर मुझे 6 करंट लायबिलिटीज दी हैं तो 6 को अलग अलग लिखेंगे। ऐसे 4 अगर करंट ऐसे दिए हैं, जितने भी आइटम्स दी होंगी, इसलिए ज्यादा नहीं दी होंगी, दो दो एक दो आइटम्स होंगी, उनका इंक्रीज या डिक्रीज आपको यहाँ लिखना है, लेकिन प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बात को समझो कैसे बेटा, माइंड को रिफ्रेश करो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो सर का लेक्चर था वो घूम रहा था प्रॉफिट के ऊपर। क्या क्या मैंने नेट प्रॉफिट में से माइनस किया, प्लस कर दो, क्या क्या प्लस किया वो माइनस कर दो, अगर वो नॉन ऑपरेटिंग है। लेकिन जैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, मेरी लैंग्वेज चेंज होगी, मैंने आपको कैश में डाल दिया, अब आपके दिमाग में चलेगा पैसा। तो इसलिए चैप्टर को मैं शॉर्टकट में क्या बोलूंगा, पहले प्रॉफिट की बात, फिर पैसों की बात। ये आपको समझ आएगी, आज नहीं आएगी पर 10 दिन के बाद आ जाएगी, कि इस स्टेटमेंट में हम हाफ स्टेटमेंट तक प्रॉफिट की बात करते हैं, और यहां से लेकर एंड तक हम किसकी बात करेंगे, पैसों की। पैसा 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 पैसा, पैसा आ रहा है प्लस, पैसा जा रहा है माइनस। तो आपको हर बात में देखना होगा पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। अगर पैसे की बात नहीं हो रही तो हम नहीं बात कर रहे। तो करंट एसेट्स के बढ़ने से पैसा जा रहा है माइनस, करंट लायबिलिटीज के पे करने से पैसा जा रहा है माइनस, वो यहां लिखेंगे माइनस ना, वहां तो अल्टीमेट आंसर जाएगा एक, इन सबका एक आंसर जो आएगा ना प्लस माइनस वो जाएगा। तो ऐसे ही जब मैंने करंट एसेट्स को बेचा, जब मैंने डेटर से पैसा रिसीव किया, स्टॉक से पैसा रिसीव किया, ये सब कम होते गए, मेरे पास पैसा आता गया, क्योंकि ये सब अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होने हैं, कैश में। डेटर्स भी कैश में कन्वर्ट होने हैं, और स्टॉक भी, लोन एडवांसेस भी सब होने हैं। और करंट लायबिलिटीज भी जब मैं टेक ओवर कर रहा हूं तो एक तरह से मेरे पास पैसा ही आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा लेकिन पैसे के बराबर क्या आ रही है, कोई स्टॉक आ रहा है जो बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस माइनस अल्टीमेट अगर बन गया 65,000 मान लो, तो ठीक है।
अब ये 65 प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी। किस पे डिपेंड होगा कि माइनस के आइटम ज्यादा है या प्लस की, अमाउंट वाइज। जो भी आंसर आया, मान लो ये माइनस में आ गया तो ब्रैकेट लगा दो। अब आप 435 में से 65 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 370। 370 आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे 370 को, इसका नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद जो आंसर आया, दिस इज योर फाइनल आंसर। कैश जनरेटेड फ्रॉम कौन सी ऑपरेशंस? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या ऑपरेशंस लिख दो या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक ही बात है। जनरेटर वर्ड नहीं था तो कैश फ्लोज लिख दो। कैश, ये इनफ्लो क्या आउटफ्लो ये बताओ? 370 इनफ्लो या आउटफ्लो? 370 प्लस के कि माइनस के? इनफ्लो है। कैश इनफ्लोज कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। 370 इनफ्लो हो रहे हैं। अगर कैश, अगर ये 370 माइनस करते तो क्या बोलते? कैश आउटफ्लोज। फ्लोज कॉमन नेम है, इनफ्लो या आउटफ्लो। आउटफ्लो को हम बोलते हैं यूज्ड इन, लिख देते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेशन एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसे जनरेटर वर्ड लिखो, इनफ्लो लिखो तो सब चलेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये भी फाइनल आंसर नहीं है। अभी और आगे बढ़ने, आपको याद होगा हमने टैक्स पे भी तो किया था। इट मीन मुझे अगर 3,70,000 का मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ या कैश में प्रॉफिट हुआ, ये कैश में हो गया प्रॉफिट, करंट एसेट्स लायबिलिटी का हिसाब भी लगा लिया, तो इसमें से अभी भी मेरे पास पैसा नहीं पड़ा हुआ, इसमें से मैंने कुछ पैसा निकाल के क्या किया है, पे किया है। किसको पे किया है? टैक्स डिपार्टमेंट को। यहां वो आएंगे बेटा टैक्स पेड, तो हम लिखेंगे लेस। तो ये जो एबीसी चल रहा है ना वो अभी भी चल रहा है, जैसे जैसे अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा डी हो गया, फिर ये ई हो गया ऐड वाला पॉइंट, और एफ हो गया, ठीक है, और फिर जी हो गया। लेकिन ये ए टू जी जो चल रहे हैं जरूरी नहीं कि हमें चलने हैं, ये ऑप्शनल है, हम छोड़ भी सकते हैं एबीसीडी लिखना, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं वो सब चीजें फिर चलता रहेगा। जी में क्या आया? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब एच में आएगा लेस करो, क्या लेस करो? इनकम टैक्स पेड, हमने जो भी टैक्स पे किया, इनकम टैक्स पेड, याद है ना, प्रोवाइडर नहीं लेना, यहाँ पे क्या लेना है? पेड। अब वो याद है कितना पे किया था हमने एग्जाम्पल में? 38। वैसे अजम्पशन ली थी 30 की, और जब लिखा था तो क्या माना? 38,000 लेस टैक्स पेड 38,000। ये माइनस के आइटम है। एड रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करके नेट अमाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। और अगर मान लो 5,000 का टैक्स मुझे रिफंड हुआ है, टैक्स अगर रिफंड भी हुआ है, तो याद है ये पॉइंट पहले भी आया था, अभी कल की तो बात है। कैश फ्लो चैप्टर को मोस्टली मैंने ये स्टार्टिंग के डेज ना हर साल रेगुलर रखे हैं, जब भी क्लास होती है हम मैनेज करते हैं कि रेगुलर ही पढ़ो आप इस चैप्टर को, इसमें ब्रेक नहीं डालना। कल की बात याद होनी चाहिए आपको, कल मैंने कहाँ बात की थी? यहाँ बात की थी हमने, ये देखो, क्या वो ये सेम स्लाइड चल रही है? ये देखिए, हमने रिफंड टैक्स को पहले माइनस किया था। क्यों किया था माइनस? क्योंकि तब मेरे दिमाग में एक ऐसा था कि मुझे प्रॉफिट की बात करनी है, मुझे वो सब चीजें प्रॉफिट में से निकाल देनी है जो हमारे बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग नहीं है। तो एक और मेरा क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये दिमाग में चल रहा है कि पैसा आने दो, जहां जहां से कैश आता है वो क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो पहले माइनस कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल भी कुछ ना करें, ना प्लस करें ना माइनस करें ना प्लस करें, तो फाइनल आंसर सेम होगा, बट जो बीच के आंसर हैं वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए
यहाँ हम आंसर नहीं निकाल रहे बेटा, हम एनालिसिस कर रहे हैं। पहले एनालिसिस क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, पहले ये एनालिसिस चल रहा था। जब वो एनालिसिस कंप्लीट हो गया तो फिर हमारा टारगेट चेंज हो गया। टारगेट में अब क्या आ गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकाल लिया, लीव इट। अब हम देखते हैं कितना नेट कैश आया, अब कितना नेट कैश गया। तो इसलिए जो जो पैसा आया कहीं से भी आया प्लस कर दो। तो अगर रिफंड ऑफ टैक्स हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर माइनस हुआ था यहाँ प्लस हो जाएगा। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो पहले माइनस हुई थी, याद है ये भी माइनस हुई थी, कौन सी थी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कौन सी थी ये? हाँ, जैसे कोई क्लेम मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई लॉस हुआ जो नॉर्मली नहीं होता, और यहाँ हमें कोई गेन में हुआ। अगर हमें गवर्नमेंट से कोई क्लेम मिला उसका, तो वो यहाँ पे क्या हुआ था, माइनस। क्यों माइनस हुआ था यहाँ पर, क्यों हुआ था माइनस? बेटा आपको हर बार एक ही आंसर देना है, क्योंकि सर तब आपके दिमाग में चल रहा था मुझे वो प्रॉफिट निकालना है जो ऑपरेटिंग है। अगर मुझे कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी तो मुझे नहीं, हाँ नहीं चाहिए, माइनस कर दी। पर अल्टीमेटली हम बोल रहे पैसा तो आया ना, पैसा तो आया, कहाँ आया, बिजनेस में आया। अब क्या कर दो, वो ऐड कर दो। इसलिए पहले जो माइनस हुआ था अब वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऐड करना है आपको, लिख दो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कैश फ्लो फ्रॉम या कैश रिसीट फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऐड में दो पॉइंट्स मिल गए हमें, एक रिफंड ऑफ टैक्स, एक दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लिख लिया। अब जो फाइनेंस रहेगा उसके अमाउंट लिखो 10,000, फाइनेंस से निकालो। 10,000 ऐड करके अपना फाइनेंस से निकालो। 38 माइनस के हैं, 5,000 प्लस के हैं, 10,000 प्लस के हैं, तो 38 माइनस 15 हो गया। कितना अमाउंट आया? कितना आया? ये 10,000 रुपीज प्लस हो गए कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, समझ आ रही है? ये जैसे लिखा मैंने 38 माइनस के, ये प्लस के, ये प्लस के, कितना आ गया माइनस का, कितना आ गया 23। अब ये माइनस कर दो, अल्टीमेट आपके पॉकेट से कैश गया मतलब 347 आपका फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर है, अब जाके आंसर है फाइनली। इसको बोलते हैं नेट। नेट कैश अगर तो पॉजिटिव है इनफ्लो, और अगर नेगेटिव है तो आउटफ्लो या यूज्ड इन भी लिख सकते हो। नेट कैश इनफ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जाके हमारा फर्स्ट हेडिंग ओवर हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आपने कर लिया तो तकरीबन पूरा चैप्टर ही हो गया। आगे ये दो हेडिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां से देख रहे हैं पैसा आ रहा है कि जा रहा है। मैं मशीन परचेज कर रहा हूँ, मशीन का बैलेंस बढ़ रहा है, अब लोगों से पैसा जा रहा है माइनस। मशीन बेच रहा हूँ, पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, लाइक दैट। डिवेंचर इशू हो रहे हैं, पैसा आ रहा है। डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, जा रहा है। शेयर इशू हो रहे हैं, पैसा आ रहा है। आगे ये दो एक्टिविटीज है वो बहुत ईजी हैं, जिनका नाम है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बट पहले हमें ना यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ तक प्रैक्टिस करने में अभी बहुत सी चीजें और आएंगी सामने। जैसे प्लांट एंड मशीनरी कौन बनेगा, साथ में बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन काउंट। वहां दो तरह की थ्योरीज होंगी, बहुत कुछ है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अभी इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक एक हमारा आंसर आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं।
अब है टाइम तो नहीं जा रहा बस अभी टेस्ट डिस्कशन के लिए। तो इनकम टैक्स रेट 10 में लेस कर है, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हमने लिया है। तो इफ इन केस इस क्वेश्चन में अगर ये अकाउंट नहीं बना रहे हैं उसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो। हाँ, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम 30,000 को टैक्स पेड मान लेंगे। ये देखो सिंपल है बेटा इसमें। ये देखो फिर आप ये कह रहे हो ना, अगर ओपनिंग बैलेंस 30 है, क्लोजिंग बैलेंस 40 है और आपको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है ना, तो मैं ये अकाउंट बनाऊंगा ही नहीं। फिर क्यों बनाना? फिर क्या प्रूव कर रहा हूं मैं? कुछ भी नहीं। फिर क्या मान लूंगा? ओपनिंग को पेड, क्लोजिंग को प्रोवाइडेड। मैं 30,000 पेड अब यूज करूंगा, अब यहां पर यहां 30,000 यूज करूंगा मैं, और 40 ऊपर मैं प्लस कर चुका। ये पॉइंट ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट है या नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का एक रिवाइज फॉर्मेट है, बस हम उस पर सेट कर रही है। एक और चैप्टर होता है जो आपके सिलेबस में पहले होता था कभी, अब नहीं है, उसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, अगर आपको फंड फ्लो आता है तो कैश फ्लो ऑलरेडी आता है, सीखने की जरूरत नहीं होती उसमें। कैश फ्लो आता है तो फंड फ्लो ऑलरेडी आता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक रफ स्टेटमेंट है, वो आज भी ऐसी बनती है। पैसा आया सोर्सेज, पैसा गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसा यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पैसा आ रहा है। ये आज भी रफ फॉर्म ही है कैश बुक की अभी भी, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है बनाना। लेकिन जब दूसरे चैप्टर हम करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर आ गया, और जब रिवाइज हुआ तो फिर ये बहुत ज्यादा अलग टाइप का बन गया। इसलिए बात यहाँ पे वही करनी है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, बट यहाँ पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बाद उसको कैश में कन्वर्ट। अल्टीमेट बात वही आ गई, अल्टीमेट कैश आया या गया वो मैं निकालना है, ऑपरेटिंग से भी, इन्वेस्टिंग से भी और फाइनेंसिंग से भी। अभी सिर्फ एक हेडिंग खत्म हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चन कितने बनते हैं ये देखिए। वी हैव अबाउट 20 क्वेश्चन होने चाहिए ऐसे, 21। ये 21 क्वेश्चन पहले हमें करने हैं। ये पहले ऑपरेटिंग के हैं, फिर आएंगे इन्वेस्टिंग के, वो बहुत कम दिए होंगे। जैसे आपको अबाउट 9 क्वेश्चन गिवन है, इन्वेस्टिंग कम हो गया ना, फिर फाइनेंसिंग के और कम हो जाएंगे। 38 क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा जो एग्जाम में आएगा। 38 तक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट ये अगर आते हैं तो ही आगे चैप्टर चलेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब आपका पैटर्न ये कहता है कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक ही क्वेश्चन आएगा, कितने का? 6 का, तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। बट वो तभी अब आप इसको बीको में जाके करोगे तो 15 मार्क्स का बन जाएगा। वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन को ऐड कर दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का इन्वेस्टिंग का, 5 मार्क्स का फाइनेंसिंग का, तीनों को एक क्वेश्चन में करना है तो 15 मार्क्स का। तो आपको जो 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आना है वो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। वो कौन सा आएगा देखो, आपको दिखाता हूँ कौन सा आएगा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर 43 आएगा आपको फाइनल एग्जाम में। फोर्टी एट आएगा, बस ऐसे इतना इजी क्वेश्चन आएगा। उसमें एडजस्टमेंट भी नहीं होती, हम तो बहुत कुछ करके जाएंगे। हम ऐसा क्वेश्चन करके जाएंगे जिसमें 6 एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ईजी है। यहाँ से मार्क्स लेना टफ है, स्कूल के एग्जाम में टफ है, मेरे टेस्ट में टफ है, सीबीएसई के पेपर में बहुत आसान है, क्योंकि वहां क्वेश्चन आते नहीं है। एक क्वेश्चन आता है वो भी विदाउट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के नाम पे एक या दो लिख दे, ऐसे लिखा टैक्स पेड, खत्म बस क्वेश्चन, या कुछ भी एक दो, क्योंकि ज्यादा एडजस्टमेंट दे नहीं सकते। क्वेश्चन किस में है? 6 मार्क्स में। अपने आप में फॉर्मेट बना लेना ही बहुत होता है 6 मार्क्स में, एडजस्टमेंट का प्लेस ही नहीं है, इसलिए बहुत ईजी आता है। हाँ जी, कभी टफ आया नहीं आज तक, बैड लक हुआ तो अलग बात है, लेकिन अभी बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। जब हम बुक में करेंगे, बुक का लेवल बहुत हायर जाता है, बुक का लेवल बीकॉम तक जाता है। अगर आप इस बुक को कर लोगे तो बीकॉम का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो।
ये उसका लेवल है जहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है, 6 एडजस्टमेंट 8 एडजस्टमेंट ऐसी दी होती है। ठीक है, तो इसलिए अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज तो है नहीं इतना एनवायरमेंट, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 21 तक जाएंगे। अच्छा, आपने जो होमवर्क में करना है बेटा ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये क्वेश्चन आपने ऐसे बेसिक्स रीड करने हैं, जहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, बताओ कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। इसे चैप्टर के एंड पे भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी। एंड पे करोगे ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि अभी आपको चैप्टर ज्यादा नहीं आता। तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से। बस ठीक है, फिर नेक्स्ट कल मिल ही रहे हैं हम। कल का टाइमिंग बेटा 11:30 है, मॉर्निंग में क्लास आपकी, और टाइम टेबल बनेगा एंड तक, और क्योंकि कल सारी क्लासेस ले रहा हूँ मैं, तो वो 11:30 ऐसे रहेगा, 11 से 11:30 रहेगा मॉर्निंग में आपका सेशन। पहले अकाउंट्स की क्लास रहेगी, फिर इकोनॉमिक्स की, और उसके बाद अकाउंट्स का टेस्ट रहेगा। सब मैनेज करने कल हमें ना, क्लासरूम के हिसाब से देखने, टेस्ट भी रहेगा कल शेयर का ना। नवंबर हम आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक कर देंगे, परेशान कर देंगे आपको, क्योंकि अक्टूबर खाली गया है, अक्टूबर एक्स्ट्रा क्लासेस हुई नहीं, सितंबर अक्टूबर संडेज लगे नहीं ज़्यादा, टेस्ट हुए नहीं, तो अब वही चीज़ डबल हो जाएगी, हिसाब बराबर। ठीक है जी, मेरे से वीडियो 5 मिनट्स के बाद करते हैं स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स। शोर शराबा शराब शराब शोर शराबा छोड़ नीचे तो जाएगा बेटे। मैंने पूछा भी नहीं था, मुझे पता है।
करने वाला लेबर हाँ हाँ तो हाँ क्या सभी ड्राइव करती हो या फिर गिटार से करेंगे गिटार ड्राइव ओके ओके बेटा